शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। नागरिक संशोधन कानून से सीएए से कल अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर दिया गया है। अधिसूचना जारी हो गई है और इसके तहत अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। कानून लागू होते ही देश भर में दो तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जश्न की तस्वीरें भी हैं तो दूसरी तरफ फ्लैग मार्च, पुलिस की फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों की तस्वीरें हैं। कहीं पर जश्न हो रहा है, कहीं पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयां खिलाए जा रहे हैं और अलग अंदाज में दीपावली भी मन रही है, होली भी मनाए जा रहे हैं। और शहरों में सरकार के फैसले के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जश्न देखने को मिला, जमकर आतिशबाजी हुई। और अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से कहीं माहौल बिगड़ ना जाए, इसके लिए देश के तमाम शहरों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कल शाम को कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, क्योंकि जहां पर सीएए का पुरजोर तरीके से समर्थन हो रहा है तो वहीं राजनीतिक तौर पर इसका विरोध भी हो रहा है। हम अपने संवाददाताओं से उनके पास भी चले, उससे पहले आपको कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। विलंब क्यों किया और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। अब भारत का विभाजन नहीं होगा और इस दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू, जैन, बुद्ध प्रताड़ित हैं, सिख प्रताड़ित हैं, वो यदि इस देश में आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, विजन। वाकई में आपकी धारणा है कि ये दुनिया एक परिवार है, वसुधैवाय कुटुंबकम आपने पार्लियामेंट के दरवाजे पे लिखा है। जिस दरवाजे पे मैंने पहली बार सांसद बनने के बाद, शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी को सीढ़ी पे माथा टेकते हुए देखा, तो कहाँ गया वसुधैवाय कुटुंबकम? नए पार्लियामेंट में नहीं है, शायद मैंने देखा नहीं है। अगर पूरी दुनिया एक परिवार है तो फिर पूरी दुनिया के लिए एक जैसा आप क्यों नहीं बना रहे कि कहीं भी दुनिया में परसिक्यूशन होगा तो हम विचार करेंगे नागरिकता देने पे। आप मानव को नागरिकता दे रहे हो। जो लोग इस कानून के तहत इस लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बातों में ना आए, क्योंकि कोई भी भारतीय मूल का नागरिक है, उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, ये स्पष्ट है। तो जो भ्रमित कर रहे हैं उनके बातों में ना आए और किसी भी जो असंवैधानिक चीज है उस रास्ते को ना अपनाया जाए। तो सीएए लागू हो गया है, लेकिन किस किस को नागरिकता इसमें मिलेगी? किन देशों के नागरिकों को अब जो है शरणार्थी थे उनको नागरिकता मिलेगी? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो है अल्पसंख्यकों यानी कि वहां पर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई, इनको भारतीय नागरिकता इसके तहत मिलेगी। और एक समय सीमा है कि जो 31 मार्च 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हो और रह रहे हो, और भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। दरअसल एक भ्रम की स्थिति थी। इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे सवाल चूंकि थे। अब आपको बताता हूं कि क्या है सीए। तो सीए यह है कि 3 देशों, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, वहां के जो शरणार्थी हैं उनको देश में नागरिकता देने का एक कानून है। और नागरिकता के लिए उनको क्या करना होगा? उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार की तरफ से पूरी प्रक्रिया इसकी जो है बताई गई है। आवेदन में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देनी होगी, उनको ये बताना होगा कि वो भारत कब आए। एक डेडलाइन भी है 31 दिसंबर 2014, उससे पहले वो भारत में आ जाने चाहिए और यहां रह रहे हैं। अब नागरिकता कैसे मिलेगी? जिला स्तर की एक एम्पावर्ड कमेटी इसका फैसला करेगी, ये तय करेगी।
फिर उसके बाद एम्पावर्ड कमेटी की इसमें भूमिका क्या होगी, वो उन आवेदकों से मिलेगी जो नागरिकता चाहते हैं। तो इस एम्पावर्ड कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। कागजात जांचेगी, डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास होंगे वो जांचेगी और राज्य सरकार को उसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी। तो राज्य सरकारों की कुछ इस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा का, जो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीएए लागू हो गया है और काफी समय के बाद अब जाकर लागू हुआ है। आशंका थी कि सीए के बाद प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो रात कैसी रही वो तो आप बताएं इस लिहाज से। और दूसरा ये कि अब कब से प्रोसेस शुरू हो रहा है, कब से नागरिकता के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय की तरफ से जो है एक वेबसाइट बनाई गई है। जो बाहर से आए लोग हैं इन तीनों देशों से, वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसको लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जो है वो देखेंगे और वो तय करेंगे कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के तहत जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन जो है वो जिन लोगों ने भारत की नागरिकता को अप्लाई किया है के लिए, वो उस पर उन मानकों पे जो है खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। फिर उसके बाद जो है गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। गृह मंत्रालय जो है उस सारी चीजों को देखने जांचने के बाद जो है उनको नागरिकता देने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं एक पूरी एक सिस्टम है और मुझे लगता है जब सीए के नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स कल लागू हो गए हैं तो ये प्रक्रिया भी अगले 1 से 2 दिनों में शुरू हो जाएगी और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू होगी। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो जिला अधिकारी है, वो उनकी निगरानी में जो है पूरी कमेटी होगी और वो लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनसे ये जानकारी भी लेंगे कि देखिए आप कहाँ से आए हैं और किन कारणों से आपको उन देशों को छोड़ना पड़ा है। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया, खासतौर पर जो अपोजिशन के, जहां पर जो सत्ता में है। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है? हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी भी जाहिर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पश्चिम बंगाल में क्या चुनौती होगा? यूं तो संसद से पारित कानून है, ऐसे में स्टेट की बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नाराजगी जाहिर की गई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। सूर्याग्नि। देखिए आशुतोष, देखिए राजीव, माफ कीजिएगा, देखिए राजीव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीए लागू होने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन नोटिफाई होने से पहले ही उन्होंने साफ तरीके से फिर से अपना जो स्टैंड था 2019 से ही कि यहाँ पर बंगाल में वो सीए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। वो कहती है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को वो सपोर्ट नहीं करेंगी। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीएए इन पश्चिम बंगाल में उन लोगों को हेल्प करेगा कि जो मतुआए हैं, हम लोग जहाँ पे फिलहाल खड़े हैं ठाकुर नगर, जो मतुआओं का घर माना जाता है, बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए थे यहीं पे रहते हैं। और इन ममता बनर्जी का दावा है कि इन लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, तो अगर इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, ये वोट देते हैं। शांतनु ठाकुर जो है वो खुद एक मतुआ महासंघ के वो सुप्रीमो हैं, तो ये लोग जो हैं वो सरकार में मंत्री हैं, वोट देते हैं, चुनाव में उनका राइट है। लेकिन फिर उनको सिटीजनशिप देने की क्या जरूरत है? वो ऑलरेडी सिटीजन है देश के। और ममता बनर्जी का दावा है कि ये एक जुमला है लोगों के भीतर विभाजन करने के लिए। जो लोग सीए के खिलाफ है पश्चिम बंगाल में, उनका भी कहीं ना कहीं यही स्टैंड पॉइंट है कि जो लोग सिटीजन है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, उनको आप फिर से सिटीजनशिप देके आप क्या करोगे? तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा है कि शांतनु ठाकुर से हमने बात की, उन्होंने साफ तरीके से। सूर्याग्नि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उन प्रदेशों में कहीं ना कहीं चुनौतियां हो सकती हैं जहां पर इसका विरोध चल रहा है। इस बीच में सीएए को लेकर सबसे ज्यादा विरोध असम में भी होने की आशंका है, क्योंकि असम में पहले भी अवैध प्रवासियों के लिए कानून का विरोध हो चुका है। शिव सागर के विधायक अखिल गोगोई ने कहा है कि यह असम के लिए चैलेंज साबित होगा, क्योंकि इससे हिंदू बांग्ला प्रवासियों के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसमें जो 1,70,00,000 जो हिंदू बंगाली लोग अभी भी है, ये हिंदू लोग भी आने का रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा, ये चैलेंज आएगा असम के लिए। तो असमीज लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। हम लोग 1910 से माइग्रेशन का खिलाफ लड़ रहा हूँ। असम का हिस्ट्री है माइग्रेशन का खिलाफ आंदोलन का। तो इसीलिए हम लोग कभी नहीं मानेंगे
कि असम में नया विदेशी आएगा, नया रूप से विदेशी। Assam has an act called IMDT, which was opposed by a large section of Assamese people. But ultimately that act got scrapped in the Supreme Court, not because of any agitation, but because of judicial intervention. So I personally urge the people who oppose CA to take the matter to the Supreme Court. Already it is in the Supreme Court, but case was not listed because rule was not notified. सीएए को लेकर विपक्षी दल तमाम आशंका इजहार कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के नेता इन आशंकाओं का पुरजोर जवाब दे रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए, चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। जिनको अपमानित किया गया था उनको सम्मान देने का कानून है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। आपके तो एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है, यही मोदी जी की गारंटी है। तो जिन लोगों का अपमान हुआ था उनको सम्मान देना, ये भारत की संस्कृति है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। तो इसलिए आपको तो ये आता नहीं है, आप तो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ जाते हैं, आप तो तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। सीमा हैदर याद होंगी आपको, प्रेम में पाकिस्तान से भारत आई महिला। सीएए लागू होने की खुशी में सीमा हैदर ने जमकर जश्न मनाया है और देश के तमाम शहरों में किस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने आई है, आपको दिखाते हैं। मोदी जी की ये सीमा हैदर, इनसे वाकिफ होंगे। ग्रेटर नोएडा के एक युवक के प्यार में पाकिस्तान से बच्चों समेत भारत आने वाली महिला सीमा हैदर मोदी योगी का जयकारा लगा रही हैं। जमकर खुशियां मना रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून लाने पर सरकार को बधाई दे रहे हैं। सीएए की अधिसूचना जारी होते ही देश के तमाम हिस्से से जश्न की तस्वीरें आने लगी। दिल्ली के मजनू का टीला की ये तस्वीर देखिए, हिंदू शरणार्थियों के कैंप में लोग डफली बजाते हुए थिरकने लगे। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये लोग यहाँ 2013 से हैं और सीएए की खुशी में पहली बार दिवाली इन्होंने मना ली। 2013 में जब हम आए, 2013 की पहली दिवाली हमने अपने आंखों से देखी कि भारत में दिवाली कैसे मनाई जाती है, और हम मोदी सरकार को नमन करते हैं। जागरण प्रचंड हो, भारत अखंड हो। ये तस्वीर इंदौर की है। बीजेपी नेता शंकर लालवानी की अगुवाई में शहर के रजवाड़ा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी से भी जश्न की तस्वीर सामने आई है। वाराणसी के गीता मंदिर गिरजाघर इलाके में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिवाली जैसा जश्न मनाया। राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीर देखिए, पाकिस्तान से शरणार्थियों के लिए अब नागरिकता का रास्ता खुल गया है। इन लोगों ने यहां सीएए के समर्थन में जमकर जश्न मनाया। शहर शहर जश्न का आलम है। दूसरे देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यक इस कानून को उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं। अब उनके सिर से शरणार्थी होने का ठप्पा हट जाएगा और भारत के नागरिक के रूप में गरिमापूर्ण तरीके से रह पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री मोदी लगातार मोदी की गारंटी मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीएए पर अध्यादेश के बाद से बीजेपी ये दावा कर रही है कि मोदी की गारंटी पूरी हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए पर क्या कुछ कहा। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो विपक्ष सीएए को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है और लोकसभा चुनावों की तैयारियों में हर एक राजनीतिक दल जुटा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और इसी कड़ी में उम्मीदवारों के नामों पर विचार चल रहा है। कल ही दोनों ही राजनीतिक दलों की केंद्रीय चुनाव समितियों की बैठक में मंथन हुआ। बीजेपी ने जहां 99 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की, वहीं खबरों के मुताबिक कांग्रेस की इस बैठक में 60 से ज्यादा सीटों पर नेताओं ने माथापच्ची की है। एक तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी कमान संभाली। दोनों दलों का एजेंडा एक समान था, उम्मीदवारों का चयन। सबसे पहले आपको बताते हैं बीजेपी की बैठक में क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही उम्मीदवारों के नामों पर विचार शुरू हो गया। बीजेपी सीईसी की यह दूसरी बैठक थी। राज्यों की लिस्ट तैयार थी। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। जानकारी के मुताबिक राज्य के बीजेपी नेताओं ने 25 सीटों पर प्रेजेंटेशन दिया और 25 उम्मीदवारों के नाम सुझाए। उसके बाद हिमाचल, फिर बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और चंडीगढ़ सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर पार्टी नेताओं ने विचार किए। देश में नागरिकता कानून लागू किए जाने के बाद बीजेपी की ये पहली बैठक थी, लिहाजा पार्टी नेताओं ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया। कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया। पार्टी नेताओं ने 60 से ज्यादा सीटों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन किया। पार्टी नेतृत्व चाहता था कि बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, लेकिन उनमें से कई ने महासमर में किस्मत आजमाने से ही इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पहला नाम अशोक गहलोत का है, दूसरा नाम है सचिन पायलट का। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने बेटों के नाम लोकसभा चुनाव के लिए मीटिंग में प्रस्तावित किए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भी मुहर लगा दी। जिन नामों को सहमति मिली है उसके मुताबिक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ दोबारा छिंदवाड़ा से उम्मीदवार होंगे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ेंगे और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार से चुनावी मैदान में होंगे। जानकारी के मुताबिक चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले सचिन पायलट ने पार्टी को भरोसा दिया है कि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक खत्म हो गई। अब तीसरी बैठक 15 मार्च को होगी, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी विचार करेगी। दिल्ली से मौसम सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो दोनों ही दलों की बैठक हुई है और हमारे दो संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, मिलन शर्मा हमारे साथ है। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए 99 नामों पर चर्चा हुई है, ये संभावित नाम कौन कौन से, इसमें नए कितने? देखिए, बहुत से नए नाम आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, तेलंगाना में आपको देखने को नए नाम मिलेंगे जो बीआरएस और कांग्रेस छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आप देखेंगे तो गुजरात के अंदर भी कुछ नए नाम देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जो नई 11 सीटें जो बची थी उनको लेकर डिस्कशन हुआ है। महाराष्ट्र की 25 सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ है, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 17 सीटों पर बिहार में डिस्कशन हुआ है, जिन 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में चुनाव लड़ा था और 17 की 17 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी।
मध्य प्रदेश की 5 बची हुई सीटों को लेकर जो है वो डिस्कशन हुआ है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 99 सीटों पर जो है 8 राज्यों के उनको लेकर डिस्कशन हुए हैं और ये माना जा सकता है कि बहुत से जो सिटिंग सांसद हैं उनकी टिकटों को काटा जा सकता है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी जब अन्य राज्यों के लिस्ट आई थी तो उसमें बहुत से सांसदों के टिकट्स काट दिए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार ये चाहती है कि अगर सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है किसी भी तरीके की, जो फीडबैक गलत है या कार्यकर्ताओं की तरफ से जो सुझाव आए हैं नए लोगों को लेकर, उनको अगर मान लिया जाए तो बहुत से नए चेहरे जो हैं आपको इस सेकंड लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। राजीव, तो सेकंड सूची में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे नए चेहरे हो सकते हैं। कांग्रेस में क्या हुआ? मिलन हमारे साथ है। मिलन, कांग्रेस में क्या चिंतन मंथन है? खबर है कि कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अपने बेटों के लिए टिकट चाहते हैं। क्या चिंतन मंथन हुआ कल? बिल्कुल सही। देखिए, कांग्रेस में तो दुविधा ही ये है, जो बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं इस बार, और ज्यादातर वो अपने बेटों के लिए टिकट जो देख रहे हैं। जैसे कि अशोक गहलोत, राजस्थान की सीटों पर बात हुई तो वो चाह रहे हैं कि उनके पुत्र लड़े। छिंदवाड़ा से जो है कमलनाथ चाह रहे हैं कि नकुलनाथ लड़े। दिग्विजय सिंह भी मना कर चुके हैं लड़ने से। प्रियावत सिंह का नाम वो फील्ड कर रहे हैं। और सचिन पायलट भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सीटों की सहमति और सारा काम लोकसभा का देखेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ तो टिकट कटने की बात अलग है, एक दुविधा यही चल रही है कि कौन चुनाव लड़ने में सामने आएगा और कौन से बड़े बड़े नाम जो है इसमें। तो आप देखिए, ये सारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ असम की सीटों पर भी जो है डिस्कशन हुआ है। वहां पर भी शायद जो बहुत अच्छे ओरेटर है गौरव गोगोई, वो क्या कालियाबोर से इस बार ही लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी डिस्कशन हुआ, क्योंकि उनकी सीट डिलिमिटेशन में चेंज हो गई थी। हो सकता है वो तरुण गोगोई अपने पिता की सीट से लड़े। तो फिर ये सब कुल मिलाकर कांग्रेस के जो समिति बैठक हुई है उसमें 60 से ज्यादा सीटों पर जो है डिस्कशन रहा। और इसमें कुल मिला के राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और उत्तराखंड में भी हरीश रावत जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने तो दुविधा यही रही है कि कौन बड़े नाम सामने रह गए वापस आने के लिए। जी, मिलन और हिमांशु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी में इस समय जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बड़ी अपेक्षाएं, लेकिन सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अपने बेटों के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दूसरी सूची में क्या क्या होता है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजशाला विवाद की। वाराणसी के ज्ञानवापी की तरफ मध्य प्रदेश के भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने भोजशाला का ASI सर्वे करवाने का आदेश दिया है। 5 सदस्यीय टीम 6 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। और जो जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया, कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, उसके बाद जो हिंदू पक्ष है वो बेहद खुश। और भोजशाला का सच क्या है वो अब सामने आ गया। कुछ जो श्रद्धालु हैं वो झूमते ही नजर आए, नाचते हुए नजर आए। उद्देश्य ये है कि संपूर्ण धार, संपूर्ण भोजशाला जो कि हिंदुओं के ही आराध्य स्थल का स्रोत है, जो है आज ताइयों ने उसको जो है कब्जा कर लिया था, लेकिन आज माननीय न्यायालय के इसका ASI का साक्ष्य का हम स्वागत करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से ज्ञानवापी में दूध का दूध का पानी हो गया, वैसे यहाँ धार में भी धार में भी एक दूध का दूध पानी हो जाएगा। बात यह है, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भारत की संसद में ये कानून बना कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन जो पूजा का स्थल रहा वही कायम रहेगा। उसको कायम रहना चाहिए।